Hello everyone, this is Abu Bakr Tarat. 2025 is going to be the very exciting year for पाकिस्तान फैंस क्योंकि इसमें पाकिस्तान 28 साल के बाद जो है वो एक आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहा है 1996 के बाद, और उसके साथ साथ पीएसएल के 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो पीएसएल का ड्राफ्ट जो कुछ दिन पहले हुआ है जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स ने इस दफा साइन किया, इसलिए फैंस ये कंसीडर कर रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी द वेरी एक्साइटिंग टूर्नामेंट इन लास्ट 10 ईयर्स। तो इस ड्राफ्ट के अंदर जो बड़ी बड़ी मूव्स खेली गई हैं उन्हीं में कराची किंग्स को लीड करने वाले एक प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं, कराची किंग्स के डायरेक्टर हैदर अजहर। वेलकम हैदर भाई। Thank you so much, Abubakar, for having me here. It's always good to be a part of any cricket project. थैंक यू हैदर भाई। सबसे पहले इस चीज से स्टार्ट करते हैं कि जो हम फैंस का रिएक्शन देख रहे हैं, कराची के फैंस तो इस दफा मुझे बहुत जो है वो खुश नजर आ रहे हैं, हैदर भाई से भी और इनके ड्राफ्ट से भी, क्योंकि पिछले रिसेंट ईयर्स में जो कराची की बेशक परफॉर्मेंस जैसे रही है या ड्राफ्ट से लोग खुश नहीं थे, लेकिन इस दफा बहुत खुश आ रहे हैं। तो आपका मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा, आप इस ड्राफ्ट के बाद कितने सेटिस्फाइड हैं कि जो आप एक टीम बनाना चाह रहे थे, जो कॉम्बिनेशन 11 माइंड में रखते हुए, तो आप क्या समझते हैं कराची की मैनेजमेंट इससे कितना सेटिस्फाइड है? सबसे पहले तो देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ कराची के फैंस का। पिछले साल जब मैं आया था तो मुझे एक बहुत वार्म तरीके से कराची में वेलकम किया गया, फैंस की तरफ से तो किया ही गया, ऑब्वियस सी बात है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैनेजमेंट का, सलमान इकबाल साहब जो ओनर हैं, साथ में तारिक वसी साहब जो सीईओ हैं। जो मैं सबसे ज्यादा जिस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, ये करता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने उन्हें फिर थोड़ा सा जो एक हमने प्लान चॉक आउट किया था, उन्होंने उस प्लान पे मुझे इम्प्लीमेंटेशन करने की इजाजत दी। दैट वाज ऑफ रीबिल्डिंग। और पिछले साल ऑब्वियसली बात है, हमने काफी ज्यादा बीच में डिस्क्लेमर्स भी दिए थे, काफी नया ड्रेसिंग रूम था। तो उसमें हमारा मेन मकसद यही था कि हम अगले 1-2 सालों तक जो लोकल कोर है उस पर फोकस कर सके, उस पर डेवलप कर सके। तो सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि दे वर पेशेंट विद मी। और इस साल फिर जब हमें अपॉर्चुनिटीज मिली टू स्ट्रेंथन द टीम, वी टुक दोज अपॉर्चुनिटीज और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। देखिए, इस दफा बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े नाम सिल्वर तक गिर रहे थे, तो सारी टीमों को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। प्लस हमारे लिए जो एक बहुत खुशाइन बात थी वो ये थी कि काफी अच्छे लोकल खिलाड़ी भी इस साल ड्राफ्ट में रिलीज हुए हुए थे। टीम्स उन्हें रिटेन नहीं कर सकी थी या उन्होंने नहीं रिटेन किया, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि वो जो लोकल प्लेयर्स हैं उन पे फोकस किया जाए और डेवलप किया जाए। हम बहुत एक्साइटेड हैं, हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। बस यही हमारी दुआ है कि जिस थॉट प्रोसेस के साथ ये ड्राफ्ट हुआ है, वो हम अब उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सके सही तरीके से। अभी भी बहुत टाइम है बिटवीन नाउ एंड द स्टार्ट ऑफ द कंपटीशन, लेकिन कोशिश यही होगी कि जो हमने प्लान्स किए हुए हम उनमें किसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। बिल्कुल हैदर भाई, आपने बिग नेम्स का जिक्र किया है, तो मैं भी उसी के रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहूंगा कि बहुत सारे फैंस का भी इवन कराची किंग्स का ये कह रहे हैं कि ये पूछा जाए हैदर भाई से कि जो आपने लाइनअप बनाई है उसमें हमें नजर आ रहा है कि काफी टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, जैसे डेविड वार्नर हैं, इवन केन विलियमसन, विंस को आपने रिटेन किया है, शान को रिटेन किया है, टिम सीफर्ट भी वहां पे हैं जो ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं, आई गेस वो नीचे भी बैटिंग कर सकते हैं। तो आप जो है वो लाइनअप को किस तरह से देख रहे हैं? कहीं आपको लग रहा है कि टॉप ऑर्डर ज्यादा है, या आप जो अवेलेबिलिटी भी प्लेयर्स की है वो भी फैंस यकीनन जानना चाहेंगे, तो इसके ऊपर आप कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? पहले मैं अबू बकर आपको अवेलेबिलिटी एड्रेस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी थोड़ी सी दी थी। काफी ज्यादा आई थिंक अवेलेबिलिटी पे हमसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस वक्त हमारे सारे तमाम प्लेयर जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी फुल है, विद द एक्सेप्शन ऑफ केन विलियमसन, जिनका हमें ड्राफ्ट से पहले ही पता था कि वो शुरू के 3 हो सकता है 4 मैचेस मिस करे। तो इस वजह से मतलब हम लोगों ने इसलिए फिर सप्लीमेंट्री में जाके उन्हें टारगेट किया था। तो हमारे बाकी जो सारे खिलाड़ी हैं फॉरेन, वो सारे फुली अवेलेबल हैं अभी तक की जो हमारी इंफॉर्मेशन है। अगेन, चैंपियंस ट्रॉफी भी बीच में होनी है, तो वी डोंट नो तब तक क्या सिचुएशन होती है। पहली बात। जो दूसरा आपने बात पूछी विद रिस्पेक्ट टू द टॉप ऑर्डर, देखिए, हम लोगों ने बड़ी सिंपल सी प्लानिंग की हुई थी। जो ड्राफ्ट में प्रोमिनेंट नाम थे फॉरेन मिडिल ऑर्डर के, वो हमें उस तरीके से अब देखिए, हम उतना अपील नहीं कर रहे थे। जो 2 नाम थोड़े बहुत अपील कर रहे थे वो डैरिल मिचेल थे और साथ में मार्क चैपमैन थे। लेकिन काफी हद तक जब आप देखें, जब आपकी बारी अगर फॉर एग्जांपल 2 नंबर पर हो,
तो आप 2 सिनारियोज बनाते हैं, 3 नंबर पर हो तो 3 सिनारियोज बनाते हैं, 4 पर 4, 5, 6, जिस तरह भी आपकी बारी होती है। तो हमारा सिनारियो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर लाहौर डेविड वार्नर को ले लेते तो हम डैरिल मिचेल को ले लेते। अगर वो डैरिल मिचेल को लेते जो उन्होंने लिया, तो हम डेविड वार्नर को ले लेते, और बाकी फिर सारा उसके मुताबिक फिर बाकी फ्लो करता प्लान। तो हम लोगों ने जब हमने देख लिया कि इरफान नियाजी भी हमारे साथ हैं, अरफात मिनास को भी हमने रिटेन किया हुआ था, और हमें नजर आ रहा था कि खुशदिल शाह, हमें एक बहुत क्लियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन्हें उठाने की। तो फिर हमने जो एक रिलायंस डाली अपने लोकल प्लेयर्स पर, क्योंकि देखिए आप ओवरसीज सिर्फ 4 ही खिला सकते हैं। तो हमने जो मेन बिल्कुल। रिलायंस डाली अपने लोकल प्लेयर्स पर, वो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर पर डाली है। उसमें बाद में हमें आमिर जमाल भी मिल गए, विच जस्ट स्ट्रेंथेंड us and gave us more flexibility। तो जो टॉप ऑर्डर की आप बात कर रही हैं, आई नो जरा थोड़ा सा जवाब मेरा लंबा हो गया, लेकिन उनमें से काफियों के साथ ऑलरेडी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई हुई थी, इवन लोकल प्लेयर्स के साथ भी हुई हुई थी, जिसके अंदर जैसे आप शान मसूद को ले लें कि वो जरूरी नहीं है कि ओपन करें या टॉप ऑर्डर में खेलें। हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक एक फॉरेन टॉप ऑर्डर के साथ जाएंगे, और बाद में फिर वी विल रिलाई मोर ऑन आवर local players with respect to the middle and lower middle order is concerned. साथ में we will have a good mix. Hopefully in every 11 we will have a good mix of left and right. तो हमारे पास फिर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उस तरीके से हो जाएंगी। हैदर भाई थैंक यू, क्योंकि इससे अब और ज़्यादा क्लियर पिक्चर हो गई है फैंस के सामने कि टॉप ऑर्डर कैसे बनने जा रहा है। लेकिन इसके साथ मैं मिडिल ऑर्डर पे आऊँगा। लास्ट ईयर इरफान खान नियाजी आपके पास थे कराची किंग्स में, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे लगता है कि शुएब मलिक उनसे ऊपर आ रहे थे कुछ मैचेस में, तो वो इरफान शायद उतना उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी कि जितने वो, मुझे लगता है कि कंप्लीट बैटर हैं। तो इस दफ़ा आपने खुशदिल शाह को पिक किया है, तो कराची क्या सोच रहा है कि हम इरफान नियाजी को किस रोल में यूज़ कर रहे हैं? बेसिकली तो वो मिडिल ऑर्डर में बैट करते हैं, और खुशदिल को फिर उनके साथ कैसे आप 11 में एडजस्ट कर रहे होंगे? देखिए होस्टल और इरफान खान न्याजी इन ऑल लाइकलीहुड एक इंटरचेंजेबल रोल प्ले करेंगे। ऑब्वियसली बात है, इस वक्त तो कबल इस वक्त होगा 11 पर ज्यादा डिटेल में कॉन्वर्सेशन करना, क्योंकि हमें भी देखना होगा कि कौन कैसी फॉर्म में आ रहा है, कैसी प्रिपरेशन के साथ आ रहा है व्हेन दे जॉइन आवर कैंप इन अप्रैल। लेकिन इस वक्त जो हमारी थिंकिंग है वो यही है। देखिए मैंने कहीं पर एक दो दोस्तों ने ये भी कमेंट किया, सजेशन दी कि वो चाह रहे थे कि इरफान नियाजी शायद 4 पे बैटिंग करे, 5 पे बैटिंग करे। इस वक्त इरफान ने पिछले, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए इनिंग्स भी खेली हैं अभी रिसेंटली, और T20s में उन्होंने काफी डिसेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो भी उन्होंने 5-6 के नंबर पर ही दी है। तो इस वक्त हमारी थिंकिंग इन दोनों प्लेयर्स को लेकर इंटरचेंजेबल, इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर, अरफात को भी, इन्हें इंटरचेंजेबल रोल्स के अंदर हम इस वक्त देख रहे हैं। बाकी ऑब्वियसली बात है, जहां तक आपने शोएब मलिक की बात की, टू बी अ मैसिव मिस। शोएब मलिक का एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जो हमें फिल करना है। कालिन पॉलार्ड का एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जो हमें फिल करना है। लेकिन अब इन बच्चों के लिए आई थिंक इट्स टाइम फॉर देम टू स्टेप अप एज वेल, एंड वी थिंक एंड वी होप इंशाल्लाह दैट दे विल बी एबल टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, हमने देखा है कि लोकल पे जो टैलेंट है उसके साथ अपने मुल्तान सुल्तान्स में भी कैसे काम किया है, किस तरह अब्बास जैसे बॉलर्स जो हैं उन्होंने पीएसएल के अंदर परफॉर्म करके अपनी पाकिस्तान टीम में जगह बनाई है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो अब हम अब्बास अफरीदी के रिलेटेड होगा, क्योंकि आपने उनको वाइल्ड कार्ड प्लाटिनम में पिक किया है। तो हैदर भाई, कितना कराची किंग्स जो है वो मतलब एक्साइटमेंट थी आपकी अब्बास को पिक करने के लिए, वो तो किसी हद तक नजर आई है, लेकिन आप क्या इस पे फैंस को बताना चाहेंगे कि अब्बास आपके सेटअप में कितने इंपॉर्टेंट थे कि आपने उनको वाइल्ड कार्ड भी किया है? और वो लोकल पेसर तो डेफिनेटली पीएसएल में हम देखते हैं लोकल पेसर जो है वो हमेशा परफॉर्म करते हैं, तो टीमों को जीतने में मदद मिलती है। तो अब्बास अफरीदी के ऊपर आपने कितनी ज्यादा नजर रखी हुई थी कि आपने प्लाटिनम में उनको वाइल्ड कार्ड कर लिया ताकि कोई और पिक ना कर सके? देखिए अब्बास अफरीदी, एक तो पहले एक रियूनियन है कराची किंग्स के साथ, क्योंकि अब्बास अफरीदी ने जो अपना पीएसएल का करियर स्टार्ट किया था वो कराची किंग्स के इमर्जिंग प्लेयर के साथ किया था। फिर मेरे साथ भी एक रियूनियन है, क्योंकि फिर मैं कराची से मैं ही मुल्तान लेकर गया था, और अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली तो वी ब्रॉट हिम बैक। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अब्बास को लेकर। अब्बास पिछले 2 साल में एक स्टैंड आउट पीएसएल में फास्ट बॉलर रहे हैं। आपको जहां तक याद हो तो अब्बास हाईएस्ट विकेट टेकर भी रह चुके हुए हैं। पिछला सीजन उन्होंने पूरा नहीं भी खेला था, उसके बावजूद उनका जो स्ट्राइक रेट था विद द बॉल, दैट वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट। आई नो कई दफा उनके इकोनॉमी पे सवाल जरूर उठता है, लेकिन वो डिफिकल्ट ओवर्स करते हैं, वो डेथ में ओवर्स करते हैं, वो वेरिएशंस आपको देते हैं। उन्होंने अपनी हिटिंग भी इंप्रूव की हुई है। साथ में जितना भी उन्होंने अभी तक पाकिस्तान के लिए खेला है,
उसमें उन्होंने स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो ही हैज मैच्योर्ड इनटू अ गुड क्रिकेटर एंड अ गुड पैकेज फॉर पाकिस्तान। जहां तक आपने प्लैटिनम वाइल्ड कार्ड की बात की, देखें कोई पाकिस्तानी प्लेयर वैसे अवेलेबल था नहीं in the platinum round, so either way we had to use a wild card for a local player रूल्स के मुताबिक। और उसमें जब हमने देखा था तो उसमें अब्बास अफरीदी एक स्टैंड आउट प्लेयर थे, जिन्हें जब कैटेगरीज भी बन रही थी ना, मेजोरिटी फ्रेंचाइज ने भी उस वक्त उन्हें प्लैटिनम ही वैल्यू किया था। वो सिलेक्टर्स ने जब उन्हें रिव्यू किया था तो उन्हें डायमंड में डाल दिया था। तो एज फार एज वी आर कंसर्न्ड ही इज अ प्लैटिनम लेवल प्लेयर एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू हैव हिम देयर। हैदर भाई, इस दफ़ा अगर हम कंडीशंस को देखें, चूंकि आपने अब काफ़ी पीएसएल में मतलब आपका एक्सपीरियंस कंडीशंस का भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि स्पिन हैवी अटैक्स नज़र आ रहे हैं अगर बाकी टीम्स को भी देखा जाए एक आध को छोड़ के, तो ये जो स्पिनर्स टीम्स ने रिटेन किए और पिक किए हैं, तो आपको लगता है कि अभी अप्रैल और मई में पीएसएल होने की वजह से ये चीज़ है कि वेदर वैसा होगा, ड्राई कंडीशन होंगी तो स्पिनर्स ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि आपने मोहम्मद नबी को भी पिक किया है, आपके पास और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही वजह है क्योंकि सारे जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ड्रायर कंडीशंस। और देखें हमें अभी पिछले साल आपको याद होगा तो जब फरवरी मार्च में भी जब हम कराची में खेल रहे थे तो स्पिनर्स को काफी मदद मिली थी। कराची में टीमें तीन फास्ट बॉलर्स के साथ खेली थी, कईयों ने बल्कि इनफैक्ट एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और दो फास्ट बॉलर्स के साथ खेले थे, और स्पिन हैवी काफी ज्यादा था उसमें। बल्कि इनफैक्ट शुएब मलिक काफी हमारे लिए हैंडी थे। अरफात मिनास ने जिस एक मैच में बॉलिंग कराई थी वो काफी सिग्निफिकेंट उनकी परफॉर्मेंस थी। जाहिद महमूद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो हम अप्रैल मई में और भी ज्यादा ड्राई कंडीशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये भी अंडरस्टैंड करता हूँ कि एक काफी हद तक एक फ्रेश सेंटर वहां पर ले डाउन किया गया है हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। लेकिन तब तक वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के भी मैचेस हो चुके होंगे, ट्राई सीरीज के भी मैचेस हो चुके होंगे, तो वी विल हैव अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन देखिए हमने जो हम लाहौर में भी ड्रायर कंडीशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम मुल्तान में भी उस वक्त ड्रायर कंडीशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कराची में तो हम डेफिनेटली कर रहे हैं। लेकिन हमने तब भी अपनी बेसिस कवर करते हुए अपने आप को ऐसी भी प्रेपरेशन दी हुई है कि अगर हमें किसी मौके पे चार सीमर्स के साथ भी टीम के अंदर जाना पड़े तो हम जा सकते हैं। तो उस सेंस में आई थिंक वी कवर्ड मोस्ट ऑफ आवर बेसिस। जो एक चैलेंज या एक क्रिटिसिज्म मिडिल ऑर्डर का आता है वो मैंने आपको ऑलरेडी एड्रेस कर दिया। वी विल बी गोइंग विद लोकल मिडिल ऑर्डर प्लस हमारे जो टिम साइफर जैसे प्लेयर्स हैं वो वैसे ही इस साल ओपनिंग के अलावा भी अगर आप नोट करें तो काफी लीग्स में वो 5 और 6 पे खेलते रहे हैं। तो वी वेरी कंफर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू द कवर दैट वी हैव। हैदर भाई, पीएसएल के 10 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और इसके बाद अगले साल टीम भी ऐड हो सकती है पीएसएल की, तो इस पे फैंस जो हैं वो इनसाइट्स जानना चाहते हैं कि अगले साल बिडिंग का अगर प्रोसेस की आपको इन्फॉर्मेशन हमें बता सके कि जो करंट ओनर्स हैं वो टीम्स को रिटेन कर सकते हैं या नई टीम्स आने का जो प्रोसेस है, तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि हैदर भाई से ये पूछें कि अगले साल कराची किंग्स के जैसे सलमान इकबाल ओनर हैं, तो अगर कोई नया ओनर आके बिड करता है बड़ी, तो पहले वाले ओनर उसको रिटेन कर सकेंगे। चलिए मैं फिर ये आपके तवज्जुह से ये भी थोड़ा सा जरा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जी देखिए जी। जो फ्रेंचाइज के एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं वो 10+10 ईयर्स के साथ चलते हैं, जिसके अंदर ईयर 11 के अंदर री एवेल्युएशन है फ्रेंचाइजेस की वैल्यू की। और पहला राइट ऑफ रिफ्यूजल एग्जिस्टिंग ओनर्स को ही है। तो ये जो एग्जिस्टिंग 6 टीमें हैं इन पर नए बिडर सिर्फ उसी सूरत में आएंगे अगर कोई में से फैसला करता है कि हम आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो आई थिंक 6 की 6 फ्रेंचाइजेस ने पीसीबी को अपनी इंटेंशन जरूर दे दी है कि हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन अभी उसका एक लंबा प्रोसेस है। उसके बाद रीवैल्यूएशन होगी, उसके बाद फीजिबिलिटीज बनेंगी और उसके बाद उसका प्रोसेस होगा। तो जहां तक एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं, देखिए मैं हमेशा से कहूंगा हैट्स ऑफ टू देम। इन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट में इन्वेस्ट किया है। इन्होंने उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की हेल्प और सपोर्ट की है जिस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, एंड दे प्लेड अ क्रूशियल रोल नॉट only in bringing international cricket to Pakistan but also portraying the soft image of Pakistan when it was required. जहां तक आप का नई टीमों का है तो अभी इस वक्त उस पर हमें कुछ इतनी क्लैरिटी नहीं है कि वो एक टीम आएगी, दो टीमें आएंगी, लेकिन इस वक्त इट इज ऑन द कार्ड्स के बिडिंग होगी टीम्स के लिए। आई नो बहुत ज्यादा
सियालकोट का नाम लेकर भी बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन उसके अंदर भी आई थिंक वो चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट को जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम शहरों में सियालकोट का नाम डालेंगे, बट ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टिव बिडर की फाइनल कॉल होगी कि वो किस शहर की तरफ जाते हैं। तो बट इट बी एक्साइटिंग आई थिंक न्यू टीम्स बीन एडेड विल मीन मोर एक्साइटमेंट, मोर मैचेस फॉर द फैंस इन पाकिस्तान। बिल्कुल हैदर भाई, ये इन्फॉर्मेशन आपने बहुत ज़बरदस्त दी है, क्योंकि फैंस का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। इवन हम खुद जो है ये जानना चाहते हैं कि क्या होने चाह रहा है 10 साल के बाद। तो थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसके बाद एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने मुल्तान सुल्तान्स के साथ भी काम किया और उस मुल्तान सुल्तान्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, फाइनल्स खेले। तो आप कराची किंग्स के साथ आपका ये दूसरा साल है, और इधर शान मसूद भी आपके साथ हैं, कुछ मुल्तान के प्लेयर दोबारा आपने जैसे बोला कि रीयूनियन हो रहे हैं। तो आपका इन दोनों एक्सपीरियंस को अगर आप बताना चाहें कि मुल्तान के साथ एनवायरनमेंट कैसा था उस मैनेजमेंट के साथ, और यहाँ पे कैसा चल रहा है, और किस तरह आप यहाँ पे लीड कर रहे हैं मैनेजमेंट को। देखिए, मुल्तान विल ऑलवेज होल्ड अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट, क्योंकि मुल्तान के इंसेप्शन से मैं मुल्तान के साथ हूँ। पहले जब शॉन्स और अयूब शेख से साहब जब ओन करते थे तब भी मैं था। फिर जब उसके बाद आलमगीर तरीन साहब आए तो तब भी आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू कंटिन्यू वहाँ पर। ऑब्वियसली मेरा रोल जरा थोड़ा सा सारे ऑपरेशंस देखना था, सारी क्रिकेटिंग डिसीजंस और सारी फ्रेंचाइज डिसीजंस था। यहाँ पर आई हैव अ वंडरफुल सपोर्ट इन द सीईओ ऑफ द फ्रेंचाइज इन तारिक वसी साहब। यहाँ पे ARY का एक पूरा ग्रुप है। वो एक डिफरेंट मतलब मेरा रोल इज प्राइमरली मोर फोकस्ड ऑन द क्रिकेटिंग साइड। तो मैं तो इस वक्त काफी इंजॉय कर रहा हूँ अपने इस रोल को। तो मुल्तान मैं शायद ना कभी भी छोड़ता अगर आलमगीर तरीन साहब का इंतकाल ना होता, बिकॉज आई सुपर क्लोज टू हिम। उनकी डेथ के बाद I just didn't feel right to continue there, but I would always be grateful to Ali Tareen because उन्होंने उस वक्त भी मुझे कहा था कि आप कंसिडर कर लें कंटिन्यू करने का, but I was just not in the right frame of mind. लेकिन again, Multan will always be my second favorite team, and I will always be supporting them and will always back them. चले जाते जाते हैदर भाई, अगर आप इस सीजन की अभी ऑन पेपर जो हमारे पास टीमें मौजूद हैं, आप अगर टॉप 4 अपनी बताना चाहें PSL की, इट्स टू अर्ली टू आस्क बट स्टिल ऑन पेपर अगर आप कुछ बताना चाहें कि इस साल टॉप 4 कौन हो सकती हैं। देखिए, मैं बाकी टीमों पे तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज देखिए जो उन्होंने जो भी ड्राफ्ट किया उनका एक थॉट प्रोसेस होगा, एक हम्म। एक थिंकिंग के मुताबिक होगा। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ किसी भी टीम का बुरा ड्राफ्ट नहीं जाता। उन्होंने जो अपने प्लान्स किए होते हैं वो उन्हें काफी हद तक मिल जाते हैं, क्योंकि उसी टाइम पर वो डिफरेंट प्लेयर्स भी उनकी बारी तक अवेलेबल होते हैं। तो आपको बिल्कुल नजर आ जाता है कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। तो मैं वो तो नहीं, उस पर तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा कि कराची पे हमारा इस वक्त बहुत हम ऑप्टिमिस्टिक हैं इंशाल्लाह ताला कि इस साल वी विल क्वालिफाई। और वो हमारा इस वक्त पहला जो ऑब्जेक्टिव है अचीव करने वाला, वो हमारा ये है। पिछले साल हमने अपने लिए कुछ टारगेट सेट किए थे, वी वर अल्हम्दुलिल्लाह एबल टू मीट दोस टारगेट्स। फॉर एग्जांपल a revamped culture of the dressing room, some new players to build the team around। और काफी हद तक हमने, बल्कि इनफैक्ट अगर आप पिछले साल हम 4 मैचेस जीते थे, उससे पिछले 2 साल मिलाकर कराची हैड वन 4 मैचेस। तो हमें एक अपवर्ड प्रोग्रेशन नजर आई है। तो आई थिंक इस साल वी फील कि हमने एक ऐसी स्क्वाड असेंबल कर ली है, स्पेशली लोकल कोर के साथ, जो हमें इंशाल्लाह ताला इट विल हेल्प अस क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। बाकी हम कराची के फैंस और वेल विशर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप टीम को सपोर्ट करें, आप टीम के लिए दुआएं करें। दैट्स ऑल दैट वी कैन आस्क यू फॉर। थैंक यू सो मच हैदर भाई फॉर योर टाइम एंड ऑल द इनसाइट्स जो आपने हमें दी और फैंस तक गई, क्योंकि कराची के फैंस के काफ़ी क्वेश्चंस थे जिनको आपने आंसर किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।